तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एमजोंग जो है वो गायब हो चुकी है। एमजोंग अभी तक घर वापस नहीं आई, जिसकी वजह से हमारा बेखा जो था उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो वहाँ सॉन्ग में एक बड़ी तेजी के साथ जंगल में भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जिस रास्ते से वो मार्केट की तरफ गई होगी। तो वहाँ सॉन्ग में कहता है कि उसे अभी तक घर वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो इतनी देर तो बिल्कुल भी नहीं लगाती। अब जबकि यहाँ पर हमारी मिस यो ने बताया कि वो सुबह के वक्त निकली थी कपड़ा खरीदने के लिए, तो अभी तक तो उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए था ना, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। वो पहले कभी लेट नहीं होती, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए निकला हूं। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि हमारी एमजोंग के साथ क्या हुआ। एमजोंग जैसी वहां पर से एक ड्रेस का कपड़ा खरीदने के बाद वापस अपने घर की तरफ आ रही होती है, तो वहीं पर रास्ते में वो गुंडे जो होते हैं वो निकल आते हैं और उसे कहते हैं कि लड़की तुम कहां पर जा रही हो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम वाकई में हमसे भाग कर जा सकती हो। जबकि हमारा बेखा जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर उस लड़की को ढूंढ कर निकालूंगा। एमजोंग ने जितनी ज्यादा पिछले एक महीने से मेरी हिम्मत की है, जितना ज्यादा उसने मेरा ध्यान रखा है, तो मैं यहाँ पर उसे हर हाल में ढूंढ कर निकालूंगा और उसे उसके साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ एमजोंग को वो लोग उठाने के बाद एक छोटी सी कॉटेज के अंदर ले जाते हैं और उसे वहां पर जाकर मुंह उसका बांध देते हैं और उसके हाथ भी बांध देते हैं और उसे कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर हमसे भागकर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अब तो तुम यहाँ पर पहले से भी थोड़ी बहुत बड़ी हो गई हो, पहले तो तुम थोड़ी छोटी थी लेकिन अब तुम बड़ी होगी और तुम यहाँ पर ज्यादा पैसे कमा कर दे सकती हो, यानी कि तुम यहाँ पर अच्छे कस्टमर्स को घेर कर लाओगे और तुम ऊपर से काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर जितना नुकसान हमारा हुआ है तुम्हारे भागने के बाद हम वो सारे का सारा कुछ ही दिनों में पूरा कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारे तो बहुत सारे कस्टमर्स आने वाले हैं। तो वो वहां पर से दरवाजा बंद करके बाहर निकल आता है। तो उसका साथी उसे कहता है कि बॉस अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या वाकई में ये करना चाहिए। तो उसका साथी उसे कहता है कि क्या मतलब है हमें ये करना चाहिए, हम लोग यहाँ पर यही काम तो करते हैं और क्या नया काम करेंगे। तो उसका साथी उसे कहता है लेकिन बॉस ये छोटा सा गाँव है, कहीं अगर यहाँ पर मिलिट्री या पुलिस को पता चल गया तो फिर हमारे साथ दिक्कत हो सकती है, वो हमें पकड़ भी सकते हैं। तो उसका साथी उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि ये गाँव छोटा है और बहुत ज्यादा दूर है शहर से, इसी वजह से तो यहाँ पर ये सब कुछ करना आसान है। यहाँ पर अगर कोई लड़की गायब भी हो जाती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई इसे कहाँ तक ढूंढ लेगा। यहाँ तक पुलिस वगैरह भी इस गांव में नहीं आती, यानी कि मिलिट्री के लोग इस गांव में बिल्कुल भी नहीं आते। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर इन लड़कियों को यहाँ पर से ले जाएंगे और जाकर इनसे अपना धंधा करवाएंगे। इसी वजह से मैं इस तरह के छोटे मोटे गाँव में आकर लड़कियां ढूंढता हूँ। तो यहीं पर रूम के अंदर का सीन दिखाता है कि हमारी एमजोंग जो होती है वो जब उठती है और सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर उन लोगों ने 3 और लड़कियों को भी किडनैप किया होता है। तो ये लोग यहाँ पर इन लड़कियों को किडनैप करके लेकर जाते हैं और इनसे जाकर धंधा करवाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा बेखा जो होता है वो जब रास्ते में आ रहा होता है वहां पर उसे एमजोंग को ढूंढते ढूंढते तो वहां पर रास्ते में उसे एक कपड़ा दिखाई देता है। तो जब उसे कपड़े का टुकड़ा दिखाई देता है उसे देखने के बाद वो हैरान होता है और कहता है कि ये कपड़ा बिल्कुल नया लग रहा है, इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर किसी से गिरा है। मुझे लगता है कि ये एमजोंग नहीं गिराया होगा, क्योंकि एमजोंग मेरे लिए कपड़ा खरीदने के लिए आई थी, तो ये तो ड्रेस उसी ने खरीदी होगी और उसी ने यहाँ पर गिराया होगा। लेकिन उसके साथ हुआ क्या होगा, वो कहाँ पर है? मुझे लगता है किसी ना किसी ने उसे उठा लिया, किसी न किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर हर हाल में उसे ढूंढना ही है, कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले कि देरी हो जाए और मैं एमजोंग को भी खो दूं जैसे मैंने अपने लोगों को खो दिया। तो हमारा बेखा सोच रहा था कि यहाँ पर आसपास मैं उसे कैसे देखूंगा। अगर मैं यहाँ पर किसी बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ पाता और ऊंचाई के ऊपर से देख पाता तो शायद मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता कि इस जंगल के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर उसे छुपाया जा सकता है, उसे किडनैप करके रखा जा सकता है। तुम्हारा बेखा जो होता है वो सोच रहा होता है कि कब मैं यहाँ पर कीगोंग टेक्निक को यूज कर पाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर नोवान और मेरे मास्टर यूज करते हैं। मेरे मास्टर तो हवा में उड़ सकते हैं और नोवान जो है वो जंप करते हुए बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ जाता है। उस टेक्निक को मैं कैसे यूज कर पाऊंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि नोवान को मैंने एक बार ये करते हुए देखा था जब वो दरवाजे के ऊपर चढ़ा था अपनी इस कीगोंग टेक्निक के साथ, तो मैं यहाँ पर इस टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। मैंने उसके बेसिक्स को देखा है कि हमें बस अपनी की पावर को अपने पाँव के अंदर इम्ब्यूट करना होता है और उसके साथ हवा के ऊपर प्रेशर डालकर में ऊपर की तरफ चढ़ना होता है। तो क्या मैं इसे ट्राई करके देखूं? मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी ये करना है, मुझे एमजोंग को बचाने के लिए करना ही होगा। मैं उसकी टेक्निक को सेम कॉपी करके देखूंगा, अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर से करके रहूंगा। और इसी के साथ हमारा बेखा जो होता है वहां पर अपनी टेक्निक को यूज करने लगा है, यानी कि वो अपनी कीगोंग टेक्निक को यूज करने लगा है और उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा है। तो बेखा कहता है कि यही सही वक्त है सीखने का, यानी यहाँ पर इसको परफॉर्म करने का, क्योंकि डेस्परेट सिचुएशन में अक्सर यहाँ पर मार्शल आर्ट्स जो है वो कंप्लीटली मास्टर की जा सकती है। तुम्हारा बेखा जो होता है वहां पर बड़ी तेजी के साथ अपने पाँव के नीचे की पावर को इम्ब्यूट करते ऊपर की तरफ जंप करते हुए चढ़ना स्टार्ट करता है और कुछ ही सेकंड्स में हमारा बेखा जो
होता है एक बड़े से पेड़ की बड़ी सी डाल के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पर जंप करने के बाद वो डाल के ऊपर खड़ा होता है, अपने बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि ये क्या, ये तो वाकई में काम कर गया, मैं तो इस पेड़ के ऊपर चढ़ आया हूँ। लेकिन इसी के साथ जब वो पेड़ के ऊपर खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। एक तो वहां पर हवा होती है, दूसरे यहाँ पर उसके पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद अपनी की के साथ अपने पाँव को वहां पर पेड़ के ऊपर बैलेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो बेका जैसे ही वहां पर पीछे की तरफ गिरने लगता है, इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है पेड़ के ऊपर अपना हाथ मारता है ताकि वो पेड़ को वहां पर मजबूती से पकड़ सके। और ना चाहते हुए उसके हाथ के अंदर से उसका ओरा रिलीज होता है, उसकी उंगलियों के ऊपर उसका ओरा रिलीज होता है, जो कि उसे पेड़ के अंदर उसकी उंगलियां दंसाने में मदद करता है। हालांकि पेड़ काफी ज्यादा टफ होता है, लेकिन उसकी उंगलियां जो होती है वो पेड़ के अंदर दंस जाती है। और बेका कहता है कि ये क्या, मैं इस टेक्निक को कैसे सीख गया, ये तो फिस्ट ओरा है। यानी कि फिस्ट ओरा के साथ वो पेड़ के साथ लटक जाता है। तो हमारा बेका काफी हैरान होता है और कहता है कि मेरे मास्टर मुझे यही तो सिखाने की कोशिश कर रहे थे, मास्टर पैचियन फिस्ट टेक्निक के साथ मुझे यही सिखा रहे थे कि मुझे अपने पंच के अंदर अपने फिस्ट ओरा को रिलीज करना होगा ताकि उस ओरा के साथ मैं अपने पंच के अंदर पावर क्रिएट कर सकूं। और फाइनली मैंने यहाँ पर इसको समझ लिया कि इसे कैसे करते हैं, बस अपना ध्यान लगाना है और अपने हाथ के अंदर अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करना है और मैं यहाँ पर इसको कर सकता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि फिलहाल के लिए इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी आसपास देखना होगा और देखना होगा शायद कोई यहाँ पर आउट हाउस हो जिसके अंदर उन्होंने एमजोंग को किडनैप करके रखा हो। तो वहां पर उस पेड़ के ऊपर खड़े होकर हमारा बेका जो होता है आसपास देखना शुरू करता है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से हमें उस आउट हाउस का दिखाया जाता है जहां पर उन लोगों ने लड़कियों को किडनैप करके रखा होता है। हमारी एमजोंग जो होती है वहां पर बैठी बैठी सोच रही होती है कि मैं एक बेवकूफ लड़की हूँ, मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर इन लोगों से बचकर निकल सकती हूँ। वो पास्ट का सीन दिखाती है कि जब उसके पेरेंट्स के मरने के बाद वो गलियों में बस एक भिखारी लड़की की तरह घुमा फिरा करती थी। उस वक्त ये लोग आए थे और इन लोगों ने आकर उसे खाना दिया था। उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी 5 साल की बच्ची थी, तो उसे यहाँ पर इतना कुछ पता नहीं था दुनिया के बारे में कि ये कमीने लोग उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने इसे यहाँ पर पेट भर का खाना दिया और यहाँ पर रहने के लिए जगह दी, लेकिन साथ उसे यहाँ पर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर एक मोटे ताजे बंदे के पास भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर उसे ये भी नहीं पता था कि मोटे ताजे लोग जो उन्हें यहाँ पर बच्चों के साथ ये सब कुछ करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो इसकी एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं। तो हमारी एमजोंग को तैयार करके जब उस बंदे के पास भेजा जाता है तो वो ठरकियों की तरह उसकी तरफ देख रहा होता है। हमारी एमजोंग जो होती है वो डरकर वहां से भाग जाती है और वहां से भागने के बाद वो सीधी जहां पर पहुंच आई थी जहां पर से एल्डर यानी इस डॉक्टर ने उसे अपने घर में रख लिया था। और डॉक्टर के पास रहने के बाद फाइनली जब वहां पर सोंगबेक आया तो सोंगबेक के पास उसे उसके पास भेजा गया ताकि वो उसको असिस्ट कर सके। और सोंगबेक उसे किसका कितना ज्यादा ख्याल रखता है, उसे कितना ज्यादा प्यार करता है, ये सब वो बातें याद करती है और कहती है मैं जहां पर इन सभी बातों को कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कभी सोंगबेक से मिल पाऊंगी। ये मेरी पनिशमेंट है कि मैंने जहां पर जिस बंदे का ख्याल रखना था उससे प्यार कर लिया। और इसी के साथ ही बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, गुंडे चिल्ला रहे होते हैं। तो एमजोंग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है बाहर, जहां पर गुंडों के चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है। फिर साथ ही वहां पर दरवाजे के करीब कोई पहुंचता है और आकर दरवाजे को तोड़ देता है। तो जब दरवाजा वहां पर टूट जाता है तो एमजोंग सोच रही होती है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन आ गया, लगता है कोई हमें बचाने के लिए आया है। तो दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है और इसी के साथ ही हमारा बेका अंदर आता है और आने के बाद उसे कहता है कि एमजोंग चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, प्लीज मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर लेट हो गया। तो वो उसके सामने आता है, अपना हाथ उसके सामने करता है और कहता है कि चलो घर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 49 का एंड होगा। तो उसके बाद हमारा बेका जो है अब यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाला है और साथ ही अभी यहाँ पर कुछ एपिसोड यानी 1-2 एपिसोड्स के बाद हमें सोंग जोंग को भी दिखाया जाएगा। इसका भाई जो है वो अभी भी यहाँ पर है और काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है।